जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर ट्रेसमेंट का, जो कि सोल्जर ट्रेसमेंट 10th का है, मुजफ्फरपुर दानापुर का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। 1 नवंबर 2020 का पेपर है। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35, जो जानकारी होती है 32 जो जानकारी होती है वो दी गई है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पेपर की। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पूरा हम लोग अपना टेस्ट लगाएंगे। पर पेपर बनाने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी तक हमारी ये क्लास पहुंच पाए, हमारी ये पेपर पहुंच पाए, जिससे उनकी भी तैयारी और बेहतर हो पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाई जाती है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे दोनों टाइम आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। सेक्शन ए है आपका जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। तो अभी तक तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया है, पर कोई नहीं, मैं बताते चलूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बर्ट्रोस। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग है यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट मेड ऑफ, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट का बना होता है सीसा, टंगस्टन, तांबा या फिर लोहा। विद्युत बल्ब में जो प्रयोग होने वाला फिलामेंट है वह किस धातु का बना होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो विद्युत बल्ब में जो प्रयोग होने वाला फिलामेंट है वह बना होता है टंगस्टन धातु का। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी टंगस्टन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 3 नंबर सवाल दिया गया है। देखो, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका इन 1994? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मिलिन ओबटे या फिर देशमंड टुटू या फिर रॉबर्ट मुगाबे या फिर नेल्सन मंडेला। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति कौन बने थे? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के बनने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो है देखो नेल्सन मंडेला। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका। देखो, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? 22 अक्टूबर 1975 में, 20 अक्टूबर 1975 में, 25 जून 1975 में या फिर 22 दिसंबर 1976 में। जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उनके अनुरोध पर जो है राष्ट्रपति ने कब आपातकाल की घोषणा की थी? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बतानी है, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यह की गई थी देखो आपकी 25 जून 1975 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 25 जून 1975। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। यह दिया गया है, वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से या फिर मेरठ से? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको आज दोपहर 1 बजे की क्लास में करवाया था। तो बिल्कुल अटेंड किया कीजिए क्लास। 1 बजे की भी क्लास अटेंड करें जो 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की आती है, एंड रोज शाम 7 बजे जरूर क्लास अटेंड कीजिए। तो 1857 की आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी मेरठ से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी फ्रॉम मेरठ हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और आपका 6 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ये है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू टाइगर रिजर्व्स? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है? वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, सरिस्का अलवर या फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना से सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बताना है, किसी से भी मिस्टेक जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर की जरूर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी पेंच गढ़वाल। ठीक है, जो पेंच गढ़वाल है यह देखो सही रूप से बाघ आरक्षित क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पेंच है वह गढ़वाल में स्थित नहीं है। ठीक है, पेंच बाघ आरक्षित परियोजना में शामिल है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वह गढ़वाल में नहीं है। हो गया सभी का।
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 7 नंबर सवाल करेंगे। 7 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका, हु वेयर कॉल्ड द्विज, द्विज किन्हें कहा जाता था? शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, या फिर ब्राह्मण वैश्य शूद्र को। जो द्विज है वह किन्हें कहा जाता था? क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से द्विज किन्हें बोला जाता था, द्विज की श्रेणी में किसे रखा जाता था? क्या होगा आंसर, सभी लोग जो है यहाँ पे बताएंगे, बिना किसी मिस्टेक के साथ जो है सभी को आंसर करनी है। और चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए द्विज जो है यह बोला जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इन्हें द्विज बोला जाता था। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी, भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? 12 साल, 6 साल, 10 साल या फिर 8 साल। भारत में कितने सालों के अंतराल में जो है जनगणना का आयोजन होता है? क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे जल्दी से कि भारत में कितने सालों के अंतराल पर जो है जनगणना किया जाता है। क्या होगा आंसर, तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर किया है यहाँ पे सी को 10 वर्ष को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। भारत में जो जनगणना है यह 10 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 9 नंबर सवाल यहाँ पे आपका है, यह दिया गया है देखो कि हु इज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला या फिर प्रभा दत्त। बताना है कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करें और बताइए जल्दी से कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन है? तो वो है कल्पना चावला। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी कल्पना चावला। सभी का सही गया होगा। चलिए बिल्कुल सही। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है 10 नंबर सवाल, ये आपको यहाँ पे दिया गया है देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन है आपका, अफगान वॉर टुक प्लेस इन द, अफगान की पहली लड़ाई में हुई सन 1833 में, सन 1848 में, सन 1843 में या फिर सन 1839 में। अफगान की जो पहली लड़ाई है यह कब आयोजित हुई थी? क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए जल्दी से कीजिए, अफगान की जो पहली लड़ाई है यह कब हुई थी? तो अफगान की जो पहली लड़ाई है यह देखो आयोजित हुई थी सन 1839 में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस डी शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 12 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है देखो, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इज लोकेटेड इन, सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक संख्या में जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे स्थित है? क्या होगा आंसर, करिए जल्दी से और बताइए कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? तो जो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है यह देखो स्थित है मध्य प्रदेश में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे और 13 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, दिल्ली नदी के तट पर स्थित है यमुना, सरयू, गंडक या गोमती। जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा आंसर, करिए सभी लोग और बताइए कि जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, चलिए सभी लोग बताएंगे। तो जो दिल्ली है यह देखो स्थित है यमुना नदी के तट पर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए यमुना। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो, स्पाइस गार्डन इन इंडिया इज, भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर कश्मीर। भारत का मसालों का बगीचा किस जगह, किस शहर को कहते हैं? कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जगह है जिसे भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? चलिए सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो देखो भारत का मसालों का बगीचा जो है यह कहा जाता है केरला को, केरल को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी केरल। जो केरल है इसे भारत का मसालों का बगीचा बोलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 15 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गीता फोगाट इज रिलेटेड, इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, हॉकी,
कुश्ती या फिर टेनिस। जो गीता फोगाट है इनका संबंध किस खेल से है? जो गीता फोगाट है यह किस खेल से संबंधित है? चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के साथ। तो जो गीता फोगाट है यह संबंधित है कुश्ती से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी रेसलिंग, कुश्ती हो गया सभी का। मुझे लगता है अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन आप सबके सही गए होंगे, केवल एक दो क्वेश्चन में ही आप सब फंसे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और अब जो है आपका नेक्स्ट में, तो देखो अभी यहाँ पे आपका सेक्शन बी जिसमें रीजनिंग होता है ट्रेड्समैन का, तो आप लोग देख लो, बनवा नहीं पाऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आप सब देख लो यहाँ पे, इजी वे से आप सब बना सकते हो, कोई टफ नहीं लगेगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप सब बाद में पॉज करके इसे कर लेना, जब क्लास पीछे करके जब क्लास एंड होगी तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से आपका सेक्शन सी शुरू हो रहा है, ठीक है। सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन दिया गया जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 21 to 35, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। क्या क्वेश्चन है? 21, 3 रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm, 5 ohm and 20 ohm are connected in parallel. What is the resonant resistance? यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ohm, 5 ohm और 20 ohm के समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखो क्या किया है, पैरेलल में जोड़ा है, समानांतर में जोड़ा है। और यदि समानांतर में जोड़े तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। फॉर्मूला होता है आपका 1/RP इक्वल टू हो जाता है 1/R1, प्लस में हो जाता है 1/R2 और प्लस में हो जाता है देखो 1/R3। ये जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब रख लो, R1 हो गया 4 ohm, R2 हो गया 5 ohm और R3 हो गया 20 ohm। वही कर लेंगे, चलो क्या हो गया, तो 1/4, नेक्स्ट में हो गया आपका 1/5, नेक्स्ट में हो गया आपका 1/20, ठीक है। इन सब का एलसीएम लोगे तो आएगा 20। 4 से 20 5 बार में कट होगा, 5 से 20 है वो 4 टर्म में, ठीक है। ये यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और प्लस में आ गया 1। कितना आ गया? 5 4 9 और 1 10, मतलब कि 10/20 कट होगा। देखो ये 1/2 टर्म में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो आपका 1/RP इक्वल टू आ रहा है 1/2, निकालना है आपको RP, तो जस्ट उल्टा कर दो। RP इक्वल टू कितना हो गया? 2, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 2 ohm, ठीक है। जब भी समानांतर क्रम में बोले तो फॉर्मूला लगाओगे 1/RP इक्वल टू, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 22 नंबर सवाल है, इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। शरीर में लोहे की कमी से होता है एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या फिर रतौंधी। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि शरीर में जब लोहे की कमी होती है तो उससे क्या होता है। तो शरीर में लोहे की कमी होने पर देखो एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एनीमिया। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 23 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं अरक्तता, अतिस्वेक्त रक्तता, बहुलिनी रोगतता या फिर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरोधकता को क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और करेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल पे ये है आपका, द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44, 48, 26 या 46। एक मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन है आपको और सभी लोग बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे? करिए जल्दी से, क्या होगा? तो एक मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल ये है आपका, अर्थनेस इज द डिजीज ऑफ। गठिया की बीमारी है गुर्दे की, यकृत की, त्वचा की या फिर जोड़ों की। जो गठिया है यह किसकी बीमारी है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की जरूर बताइए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे? तो गठिया जो बीमारी है यह बीमारी है देखो जोड़ों की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जोड़ों की बीमारी है गठिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है आपका, विथ द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल की मदद से, सोलर भट्टी की मदद से, सोलर हीटर की मदद से या फिर सोलर कुकर की मदद से। किसकी मदद से जो है विद्युत सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है देखो सोलर सेल की मदद से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए 27 नंबर सवाल करेंगे। ये है आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणें। कौन है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बताइए जल्दी से, क्या आएगा यहाँ पे? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से जो निकलती है वो है देखो एक्स किरणें। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी एक्स रेज, एक्स किरणें हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है, जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज।
जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः के नाम से जाना जाता है? शाकनाशी, या फिर रेंटोसेसाइड, या फिर गंधनाशक, या फिर कवकनाशी। बताना है कि जो जिंक सल्फाइड है उसको किस नाम से जानते हैं। क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे करना है। जिंक और सल्फर, जिंक सल्फाइड, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, किस मुख्यतः प्रयोग में होता है, यौगिक का मुख्यतः कैसे प्रयोग होता है? तो देखिए जो जिंक सल्फाइड है उसको कॉमनली यूज करते हैं रेंडेटिसाइड की प्रकार से। क्या हो गया राइट आंसर? तो रेंडेटिसाइड जो है इसके रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है, देखो, इफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक इज जस्ट गोइंग टू फ्रीज देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि यदि किसी झील के सतह का पानी जो है जमने वाला है तो उस समय उसके तल का तापमान कितना होगा। ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए आंसर की जरूर बताइए। तो चलिए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करना है, बहुत कंफ्यूजिंग होगा। कुछ 0 डिग्री करेंगे, कुछ 100 डिग्री समझेंगे, कुछ 4 डिग्री समझेंगे, पर सबको बताना है और सही बताना है। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर को क्या लग रहा होगा कि जमने वाला है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, जिस वजह से वो बहुत ठंडा और वो अब जम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है द्रव में, ठोस में, गैस में, या फिर भाप में। जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसका अधिकतम वेग किस में होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे जल्दी से कीजिए। तो ध्वनि का जो वेग है यह अधिकतम होता है, देखो, ठोस में, यह अधिकतम होता है सॉलिड में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, सॉलिड, ठोस हो गया सभी का। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 31 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, या फिर एड्स। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में पूछा है वायरस और हिंदी में बोला है जीवाणु, अलग हो जा रहा है। इंग्लिश में वायरस और हिंदी में है जीवाणु। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, अलग अलग हो गया। इंग्लिश के क्वेश्चन के अनुसार कुछ और है, हिंदी के क्वेश्चन के अनुसार कुछ और है। कल ही मैंने क्लास लिया था और मैंने बताया था प्रीवियस ईयर में, कल एक और मिस्टेक था इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि इंग्लिश को ही कंसीडर करिएगा। जब हिंदी का क्वेश्चन का मतलब कुछ और बने और इंग्लिश का क्वेश्चन का मतलब कुछ और बने तो आपका कंसीडर होगा इंग्लिश का ही क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन आर्मी इंग्लिश को ही कंसीडर करके मार्क्स देती है, इंग्लिश के ही क्वेश्चन को। तो इंग्लिश के क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। तो वह बीमारी है, देखो, आपकी एड्स। जो एड्स है यह वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और बाकी जो तीनों के तीनों है ना, यह देखो जीवाणु की वजह से होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा क्लियर रखना है कि जब भी इंग्लिश हिंदी से अलग अलग क्वेश्चन बने तो हमारा कंसिडरेशन होगा इंग्लिश की ओर, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है इंग्लिश को ही सही मानती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है, देखो, कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म्ड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पेंटॉक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा राइट आंसर? ये जो आपको यहाँ पे बताना है। चलो क्या बोला है कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होकर। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। यह किस में मिल रहा है? तो यह मिल रहा है पानी में, मतलब कि प्लस H2O। अब ये क्या बनेगा? तो देखो यह आपका क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा H2, ठीक है, H2SO3। क्यों हुआ? क्योंकि H देखो 2 है हाइड्रोजन, S देखो केवल 1 है, तो S यहाँ पे 1 आ गया, O देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? तो 2, और यहाँ पे 1, O हो गए 3, तो हो गया H2SO3। अब H2SO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है, देखो, सल्फ्यूरस एसिड। जो सल्फ्यूरस एसिड है इसको बोला जाता है H2SO3। हो गया सभी का? बहुत अच्छे से समझाया, लगभग सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड। निम्नलिखित में से कौन पुनर्चक्रित किया जा सकता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, धातुओं को, या फिर प्राकृतिक तेल को। क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप सब बताओगे और बिल्कुल सही बताओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आज का होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, जो खराब होने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा सब कोई। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, देखो,
द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है प्रकाश के ध्रुवन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से, या फिर प्रकाश के अपवर्तन से। जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है, वो प्रकृति का प्रकटन किससे होता है? तो देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का जो प्रकटन है यह होता है प्रकाश के ध्रुवन से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अब जो है जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, और सबका सही जाना चाहिए। अंत भला तो सब भला, सबको इसको सही करेंगे। क्या है देखो, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज। बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है, ज्यादा से ज्यादा, निगेटिव, कम से कम, या फिर शून्य। बताना है कि बार चुंबक के मध्य में जो है कितना चुंबकत्व होता है। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताइए और जल्दी से बताइए। बार चुंबक के मध्य में जो है कितना चुंबकत्व होता है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, जो बार चुंबक है इसके मध्य में जो है शून्य मैग्नेटिज्म होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी शून्य हो गया सभी का। चलिए इसी के साथ आपके जीके जीएस के 30 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर बताना कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। उसके साथ साथ आपका जो आज का होमवर्क है सबको ही उसका आंसर जरूर करेंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बताना है आंसर क्या होगा। होमवर्क का आंसर बता दीजिएगा, 30 में से कितना सही किया ये भी बता दीजिएगा। और अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।